हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था भारत में मृदा सॉइल कितने प्रकार की होती है। तो हमने कुछ पढ़ी थी और अब आगे का देखेंगे और इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। इससे पहले देखते हैं अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो महाराष्ट्र में कौन से लोक नृत्य होते हैं फेमस? तो देखिए, तमाशा और लावनी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, ये सिर्फ ये याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, महाराष्ट्र में है मुंबई। मुंबई में क्या होता है, बॉलीवुड है, तो वहाँ बहुत तमाशा होता है, ठीक है, बॉलीवुड में। तो इससे याद रख लीजिए, तमाशा महाराष्ट्र का है। और लावनी तो थोड़ा सा मराठी वर्ड है, तो ये आपको उससे कनेक्ट कर लीजिए कि ये महाराष्ट्र का है। अब देखेंगे, हम पढ़ेंगे लैटराइट मृदा। देखिए, ये क्या होती है? तो देखिए, लैटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। तो देखिए, इसका जो मीनिंग है लैटराइट का, तो वो क्या है, ईंट है, शाब्दिक अर्थ। ये मृदा भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो देखिए, मृदा कहाँ होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज और बहुत भारी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा, और हाई टेम्परेचर रहता है, उस जगह पे ये मृदा होती है, लैटराइट मृदा। ठीक है, तो जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होगी, वहाँ कैसी मृदा पाई जाएगी? लैटेराइट। यह मिट्टी मुख्यतः कर्नाटक और केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र, ठीक है, शिलोंग का पठार, राजमहल की पहाड़ी, छोटा नागपुर का पहाड़ क्षेत्र आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए, वर्षा ज़्यादा कहाँ होती है फ्रेंड्स? तो वर्षा जो हमारा पश्चिमी घाट है केरल का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ पर ये पाई जाती है। दूसरा, आप जानते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहाँ पे बहुत बारिश होती है। तो देखिए, शिलोंग का पठार है ना, और दूसरा ओडिशा, आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ी, छोटा नागपुर का क्षेत्र, यहाँ पर पाई जाती है मृदा। यह निच्छालित मिट्टी है। इसमें क्या होता है, जब देखिए बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो उसमें निच्छालन लीचिंग होती है, ठीक है, लीचिंग होती है। तो लीचिंग से क्या होता है, निछालन लीचिंग अधिक होने के कारण चूना और सिलिका तो निछालित हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो क्या होता है, वो मिट्टी में निछालन लीचिंग होती है। तो लीचिंग में क्या होता है, जो चूना और सिलिका होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, देखिए बारिश होगी, पानी के साथ नीचे चले जाएंगे, घुल के, चूना और सिलिका, ठीक है। लेकिन तो लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। अब रह क्या जाते हैं, भारी तत्व जैसे लोहे के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, ये सब शेष रह जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और ह्यूमस की कमी होती है। तो देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी ऑलमोस्ट सब मृदा में होती है। तो इसमें देखिए, कैल्शियम की भी कमी होती है। निछारण के कारण यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। अब देखिए, इसमें जो चीज़ें थी, निछारण लीचिंग के कारण नीचे चले गए तत्व, तो क्या हुआ, ये कम उपजाऊ होती है। सूखने पर ये मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है और गीली होने पर काफ़ी मुलायम हो जाती है। तो ये मिट्टी क्या होगी, जब ये मैंने बताया इसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है, तो ये जब सूखती है तो ईंटें जैसी हो जाती है, कठोर, और गीली होने पे काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। इस मिट्टी के में मुख्यतः काजू, मोटे अनाज, मसाले की कृषि की जाती है। अगर आपसे देखिए, आपको पता होगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे केरल का तट है, पश्चिमी घाट, और जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहाँ पर देखिए क्या, ये सब मोटे, सॉरी, मसाले हो गए, ये सब होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे लैटराइट मृदा पाई जाती है। और इस मृदा में क्या होता है, जैसे काजू, मोटे अनाज, मसाले, ये सब होते हैं। अब देखिए, पर्वतीय और वनीय मृदा। देखिए, कहीं कहीं पर क्या होते हैं, अ, पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो वहाँ कैसी मृदा पाई जाती है? तो देखिए, ये जो पर्वतीय मृदा है, वो कहाँ पाई जाती है? ऑब्वियसली जहाँ पर्वत होंगे वहीं पाई जाएगी, ठीक है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग तथा प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, हिमालय है, वहाँ पे पर्वत है, उत्तर पूर्वी भाग में भी है, और प्रायद्वीपीय भारत में भी पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर ये होगी। तो देखिए, पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण यह मिट्टी की यह परत पतली होती है। अब देखिए, पर्वतों पे क्या होगा ना, एक स्लोप होता है, तो उससे क्या होता है, मिट्टी नीचे गिरती रहती है, तो जिसके कारण क्या होता है, इसमें मिट्टी की परत पतली होती है। जमीन की तरह मोटी नहीं होती, क्योंकि रुकती नहीं है वहाँ पे ज़्यादा मिट्टी, तो पतली परत होती है। वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में निछालन के कारण यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। अब देखिए, पर्वतों पे कहीं कहीं पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने ये बताया, जहाँ वर्षा होगी वहाँ लीचिंग होगी, तो निछारण के कारण कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तथा चाय की कृषि के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है, तो इसमें चाय, कहवा, मसाला, फल, ये सब ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अतः चाय की कृषि के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है। अनुकूल ढाल के कारण इस मिट्टी में चाय के अलावा कहवा, मसाला, फल आदि की कृषि होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा। तो देखिए, ये कहाँ पाई जाएगी, जहाँ मरुस्थल पाया जाएगा। अब मरुस्थल कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा,
उत्तरी गुजरात के कुछ शुष्क प्रदेशों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है वो शुष्क है। इस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है। देखिए आप सबने रेगिस्तान देखा होगा, वहाँ पर आपने बालू देखी होगी किस तरीके से रहती है, बालू ही बालू दूर तक, है ना, मोटी बालू रहती है वो, तो वही मरुस्थलीय मृदा होती है। इस मिट्टी में लोहा तथा फास्फोरस समुचित मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है। देखिए मैंने आपको बताया कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी सब में मिलेगी, ठीक है, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहती है, ये ध्यान रखना मरुस्थलीय मृदा में, और लोहे की मात्रा रहती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, परंतु सिंचित क्षेत्रों में इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। देखिए आपने देखा ये राजस्थान में कम पेड़ पौधे उगते हैं ना, इस तरीके से ये जो मिट्टी होती है कम उपजाऊ होती है, मतलब इसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से मतलब सिंचाई की जाए तो इसमें एग्रीकल्चर हो सकता है, क्योंकि निचालन न होने के कारण पोषक तत्व मृदा की ऊपरी परत में मौजूद रहते हैं। तो देखिए वर्षा कम होती है तो लीचिंग नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, पोषक तत्व मृदा में ऊपर रहते हैं। तो इस तरीके से अगर सिंचाई की जाए तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले में पाई जाने वाली ये मिट्टी सिंचाई की सुविधा के कारण हरित क्रांति के क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लवणीय मृदा। ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, देखिए नाम में सब कुछ रखा होता है। अगर आप नाम पर ध्यान देने लगे ना तो आप आधा तो खुद ही समझ जाएंगे। तो इसमें लवण है, देखिए पहले ही लवणीय मृदा से पता चल रहा है इसमें लवण है। यह अनुपजाऊ मिट्टी है जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में अति सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या होता है ना, जब ये मिट्टी अनुपजाऊ है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा कृषि नहीं हो पाती है। जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, जो सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है ना कि सिंचाई बहुत ज़्यादा करने के कारण क्या होता है, निछालन होता है, मैंने आपको बताया ना अभी। तो इसके कारण क्या होता है, ये अनुपजाऊ हो जाती है। इन प्रदेशों में वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होने के कारण केशिकत्व क्रिया द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत में सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के लवण व क्षार का निक्षेप हो जाता है। देखिए कैपिलरी एक्शन आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इसमें क्या होता है, अगर देखिए मिट्टी में नाली सी बन जाए तो उससे क्या होगा कि जो पानी होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, मिट्टी जल्दी सूख जाएगी। तो इन प्रदेशों में वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होती है क्योंकि शुष्क क्षेत्र है, तो इसके कारण केशिकत्व क्रिया द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत में सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के लवण एवं क्षार का निक्षेप हो जाता है। तो ये सारे जो लवण है वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। तो इस मिट्टी में क्या नहीं मिलता है, हमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवणीय मृदाओं का अधिक प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में है। तो यहाँ पर इस मृदा का विस्तार है। अब देखिए जो समुद्र तट के पास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली समुद्र का पानी तो लवणीय होता है, तो ये उन क्षेत्रों में है, इस तरीके से ध्यान रखिए। जैसे पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र, पूर्वी तट का डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा होते हैं, पश्चिमी गुजरात, ये वैसे ही क्षेत्र हैं। अब देखिए पीट और जैव मृदा पढ़ेंगे हम। ये क्या होती है, ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। तो पीट मृदा कहाँ पाई जाएगी, जहाँ बहुत ज़्यादा रेन हो, बारिश हो और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जहाँ वनस्पति की अच्छी वृद्धि हो, जहाँ अच्छी वनस्पति हो। यह सॉरी यह मिट्टी निम्न मैदान एवं डेल्टाई प्रदेशों के दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। अब डेल्टा क्या होते हैं, देखिए जब नदी होती है ना वो फाइनली जब आके समुद्र में मिलती है तो वो कई शाखाओं में बढ़ जाती है और डेल्टा बनाती है। तो ये मिट्टी के जो निम्न मैदान होते हैं, नीचे ज़्यादा होते हैं मैदान, और जो डेल्टाई क्षेत्र में क्या होता है, दलदल हो जाता है क्योंकि वहाँ पानी होता है और स्थल भी होता है, तो दलदल का क्षेत्र हो जाता है, ये वहाँ पाई जाती है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थों की अधिकता होती है और किंतु ये अपघटित रूप में नहीं होते क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण। देखिए क्या होता है ना, ऑक्सीजन नहीं होती तो जो भी पेड़ पौधे रहेंगे वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो क्या जैविक पदार्थ यहाँ ज़्यादा होते हैं, जीवाणु क्रिया नहीं हो पाती, हालांकि एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा आंशिक रूप से अपघटन होता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो वो आंशिक अपघटन करते हैं। यह मिट्टी अपरिपक्व होती है, यह मिट्टी में मैंग्रोव का विकास बेहतर होता है। तो जो पीट मृदा होती है वो उधर मैंग्रोव का विकास ज़्यादा होता है। मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो डेल्टा के क्षेत्र होंगे जहाँ पे नदी समुद्र में मिलती है उधर ही मैंग्रोव पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी खत्म हो गई सारी मृदा। ठीक है, अब मृदा से संबंधित अन्य तथ्य।
चलिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ फिर से। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है हमारे यहाँ, तो जलोढ़ मृदा, ठीक है, 40%। उसके बाद मिलती है लाल मिट्टी, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में 18% क्षेत्र में है। फिर काली मृदा है 15% क्षेत्र में, भारत के पूरे क्षेत्र में बता रही हूँ। फिर लैटराइट मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है 3.7% क्षेत्र पे। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, उसके बाद पर्वतीय मृदा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए मृदा से संबंधित अन्य तथ्य हम पढ़ेंगे। लवणीकरण और क्षारीयकरण। मृदा निम्नीकरण की यह समस्या मुख्यतः हरित क्रांति वाले क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में देखने मिलती है। देखिए हरित क्रांति आई, उससे क्या हुआ, कृषि का उत्पादन बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सिंचाई वगैरह से और बहुत ज़्यादा जो भी फर्टिलाइजर यूज़ किए गए उन सब से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लवणीकरण हो गया है ना। और कहाँ, तटीय क्षेत्रों में ऐसी मृदा देखने को मिलती है। उत्तर पश्चिम भारत के हरित क्रांति के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गंगानगर जिले में अति सिंचाई, प्राकृतिक अफवाह में बाधा, नहरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में जलभराव के कारण मिट्टी में लवणीय एवं क्षारीय होती जा रही है। तो देखिए हरित क्रांति मेनली कहाँ हुई थी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन क्षेत्रों में हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो नहर के जो समीपवर्ती क्षेत्र थे वहाँ पे क्या हुआ, जल ज़्यादा भर भर जाता है। तो जल भराव के कारण क्या है, मिट्टी वहाँ की लवणीय क्षारीय हो रही है, और बहुत ज़्यादा सिंचाई करने के कारण अनेक देखिए अनेक आर्द्र प्रदेशों में, आर्द्र लिखा है, प्रदेशों में अम्लीयता की समस्या है। तो क्या है, कई जो आर्द्र क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या है, अम्लीयता की समस्या है। अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अम्लीय मिट्टी का उपचार कैसे करते हैं, तो हम उसमें जिप्सम मिला के उसका उपचार करते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में लवण प्रतिरोधी फूल और चारे की कृषि द्वारा भी समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इससे कैसे बच सकते हैं, तो देखिए कुछ लवण प्रतिरोधी फूल या पेड़ होते हैं उनको लगाकर। अब देखिए मरुस्थलीकरण, सॉरी पता नहीं इतना वो क्यों हो रहा है। मरुस्थलीकरण का तात्पर्य मरुस्थल के प्रसार से है। यह समस्या उत्तर पश्चिम भारत, प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में मुख्य रूप से है। देखिए मरुस्थलीकरण क्या होता है, जब देखिए क्या होता है, भूमि बंजर होने लगती है। मरुस्थल मतलब जो डेजर्ट वाला क्षेत्र होता है वो बढ़ने लगता है, तो उसको मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये समस्या कहाँ आ रही है भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में प्रायद्वीपीय पठार का जो वृष्टि छाया प्रदेश है वहां पर आ रही है। पवन द्वारा बालू के कणों के निक्षेप, बालू का स्तूपों का स्थानांतरण, अतिचारण, निर्वनीकरण, सीमांत भूमि का अत्यधिक विदोहन आदि के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। ठीक है। अब क्या है, पवन क्या है, बालू के कणों को लेकर आती है। बालू का स्तूपों का स्थानांतरण, बालू के जो स्तूप होते हैं मरुस्थल में उनका स्थानांतरण। अतिचारण, जब बहुत ज्यादा क्या होता है, जो पशु होते हैं वो चर लेते हैं घास वगैरह को। निर्वनीकरण, वनों को काटना। सीमांत भूमि का अत्यधिक विदोहन। ठीक है, इन सब से कारण क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। अब देखेंगे मृदा अपरदन क्या होता है। प्रभावित होते जल या पवन द्वारा मृदा की ऊपरी परत का कटाव या क्षरण मृदा अपरदन कहलाता है। देखिए क्या होता है ना, मिट्टी होती है तो जब पानी से अगर या फिर हवा से मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है अगर वो कटती जाए, हटती जाए, तो उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। जब ये दर मृदा निर्माण की दर से अधिक हो जाती है तो मृदा निम्नीकरण की गंभीर समस्या उत्पन्न उत्पन्न होती है। देखिए मृदा का निर्माण बहुत सालों में होता है, जल्दी से नहीं होता है। तो क्या होता है, जितने टाइम में मृदा बनेगी अगर उससे जल्दी उसका कटाव होने लगे, वो हटने लगे, तो ये समस्या बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि फिर कैसे एग्रीकल्चर होगा। हाल के वर्षों में अवैज्ञानिक कार्यकलापों के कारण मृदा अपरदन एक आपदा का रूप लेता जा रहा है। आगे जाके ये समस्याएं बड़ी हो जाएंगी। अभी लगता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मिट्टी है, लेकिन क्या हो रहा है, भूमि बंजर ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि उसका सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है, और इतने ज़्यादा वनों को काटा जा रहा है बहुत ज़्यादा। और देखिए किस तरीके से नदी भी कितनी प्रदूषित होती जा रही है। तो एक तरीके से जा तो अपने विनाश की तरफ ही रहे हैं लोग। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियों की भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। मृदा अपरदन के कारण निम्नलिखित है। देखिए मृदा अपरदन किस कारणों से होती है वो बताती हूँ। निर्वनीकरण, ठीक है, अगर सॉरी सेकेंड, अगर निर्वनीकरण हो जाए, ठीक है, वनों को बहुत ज़्यादा काट दिया जाए, हटा दिया जाए। मूसलाधार वर्षा, अगर बहुत तेज़ वर्षा होती है तो भी मिट्टी का कटाव हो जाता है। अत्यधिक पशुचारण, अगर बहुत ज़्यादा जो पशु होते हैं घास वगैरह एकदम चर जाए तो क्या हुआ, भूमि धीरे धीरे बंजर होगी। तीव्र पवन, बहुत ज़्यादा तेज हवा चले। झूम कृषि, झूम कृषि क्या होता है कि वो ना क्या करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में कि एक तरफ
नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होती है। झूम कृषि में क्या करते हैं वो एक मतलब जैसे कुछ टाइम बाद उसको जला देते हैं। जो कृषि का क्षेत्र होता है पहले वहाँ कृषि करते हैं जब तक वो उपजाऊ रहती है, फिर वो उसको जला के दूसरे क्षेत्र में कृषि करने चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वनों का नाश होता है। तो झूम कृषि, सागरीय तरंगे, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, ठीक है, ढाल के समानांतर जुताई, खनन, नदी अफवाह में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, ये सब कारण है जिसके कारण भारत में क्या है, मृदा का अपरदन होता जा रहा है। देखिए जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा जगह चाहिए होगी। नदी भी अपना अगर क्षेत्र बदलती है, खनन, इन सब के कारण मृदा का अपरदन हो रहा है। तो भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र भारत में मृदा अपरदन से ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए ये सब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो देखिए चंबल व यमुना नदियों की उत्कार भूमि, ठीक है, चंबल है, वहाँ पर अगर कभी आप देखा होगा तो वहाँ पर क्या है, ऐसी भूमि है जो नदियों के अवनालिका जो बोलते हैं अपरदन, उसके कारण क्या है वहाँ पे भूमि एकदम देखिए बंजर सी, आप देखिएगा, उत्खाद भूमि बोलते हैं। पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती साबरमती घाटी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का शुष्क क्षेत्र, महाराष्ट्र का रेगुर मृदा का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र हैं वो मृदा अपरदन से प्रभावित हैं। अब देखिए मृदा संरक्षण के उपाय। अब देखिए ये जो मृदा संरक्षण के उपाय वगैरह है, ये सब आपके मेंस के लिए काम आ सकते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग में सब पूछा जा सकता है। तो देखिए कौन कौन से उपायों से हम मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण, ठीक है, वन लगाएं, सबसे ज़्यादा पेड़ लगाएं। निर्वनीकरण एवं पशुचारण को नियंत्रित करना, पेड़ों का कटना, वनों को हटाना, और पशुचारण, जो चारा चरते हैं उनको नियंत्रित करना, ठीक है। ऐसा करना चाहिए कि जहाँ थोड़े क्षेत्र पे वो चर ले, जहाँ घास ज़्यादा है, फिर वो कम होने लगे तो फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह उनको चराया जाए, इस तरीके से कम किया जा सकता है। मेड़बंदी, तो मेड़बंदी क्या है, वो जैसे कृषि में क्या होता है कि चारों तरफ मेड़ बना देते हैं जिससे मृदा का अपरदन कम हो। मल्चिंग, इसमें क्या होता है, जो कृषि के अवशेष होते हैं उसको मृदा के ऊपर रख देते हैं, तो इससे क्या होता है, वाष्पीकरण वगैरह कम होता है। फसल चक्र कृषि, अलग अलग फसल उगाना, पट्टीदार कृषि अपनाना। अब देखिए ये पहाड़ों पर होती है, पट्टी सी बनी होती है सीढ़ी टाइप, ताकि कम जल का वो हो, मतलब जल का कम वो हो क्या, जिससे जल का प्रवाह कम हो, ठीक है, इसलिए। और ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई, तो क्या होता है, जो ड्रिप सिंचाई होती है, जिसे मतलब स्प्रिंकल आप देखा होगा, एक लगा होता है फव्वारे की तरह, धीरे धीरे पानी चलता है, उससे गिरता रहता है थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके, तो वो उस तरीके की सिंचाई, इससे क्या होगा कि मृदा अपरदन कम होगा। भूमि का समतलीकरण एवं स्तंभ दीवार, मतलब भूमि को एक सा कर देना, ठीक है, स्तंभ दीवार निर्माण द्वारा, झाड़ियों एवं घास के रोपण द्वारा बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण, ढाल के लंबवत जुताई, ठीक है, इन सब कार्य के द्वारा क्या होता है, मिट्टी को बचा सकते हैं, मृदा संरक्षण कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। थैंक यू।